हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग आपका जो क्लास 6 हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है वो शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा जो सेकंड चैप्टर है ना, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, इसका थोड़ा सा रह गया है। बाकी तो हमने कल के वीडियो में सब पढ़ लिया था, इसका थोड़ा सा रह गया है, तो उसको भी हम आज देख लेते हैं। उसके बाद जो है आपका थर्ड चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जो बचा हुआ पार्ट है क्या है। देखिए, दाओजली हेडिंग, ठीक है, दाओजली हेडिंग जो कि चीन तथा म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ठीक है, दाओजली हेडिंग जो कि चीन तथा म्यांमार की ओर जाने वाली ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है उसकी एक पहाड़ी पर है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ से खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। ठीक है, यहाँ से दाओजली हेडिंग से खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अर्ली पीपल थे उन्होंने अब धान को कूटना, पीसना, ये सारी चीजों जो है उन्होंने शुरू कर दिया था, सब चीज सीख गए थे वो लोग। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। जेडाइट पत्थर, ठीक है ना, ये भी मिला है जो कि संभवतः चीन से आया होगा। ठीक है, जेडाइट पत्थर जो है वो भी हमें प्राप्त हुआ है और ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ से आया होगा, ये चीन से आया होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रेड भी हुआ करता होगा, है ना, व्यापार भी लोग करते होंगे, तभी एक जगह के सामान दूसरी जगह पहुंचेगी ना, नहीं तो ऐसे कैसे वहां के सामान यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है, इससे ये समझा जा सकता है कि लोग जो थे वो व्यापार भी किया करते थे। ठीक है ना, वो लोग ट्रेड भी किया करते थे। चलिए आगे देखिए। काष्ठास्म, काष्ठास्म क्या होता है? अति प्राचीन लकड़ी, मतलब बहुत पुरानी लकड़ी जो कि सख्त होकर के पत्थर बन गई। ठीक है, काष्ठास्म मतलब इतनी पुरानी लकड़ी हो, इतनी पुरानी लकड़ी हो कि वो सख्त हो जाए, पुरानी इतनी ज्यादा कि सख्त होकर के एकदम मतलब हार्ड होकर के वो एकदम पत्थर की तरह हो जाए, पत्थर ही बन जाए। ठीक है ना, इसके भी औजार जो है और बर्तन वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके भी औजार और बर्तन प्राप्त हुए हैं। क्लियर, चलिए आगे देखिए। देखिए, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग कहाँ है? तुर्की में है। ठीक है, यहाँ दूर दराज से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग भी किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, देखिए कहाँ से क्या लाया गया, तो सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां, ठीक है, और भूमध्य सागर की सीपियां। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। ठीक है ना, हम जिस समय की बात कर रहे हैं इस समय तक पहिए वाले वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो भाई जब वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग जो इतना सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले आते थे, तो वो कैसे करते थे? तो वो या तो अपनी पीठ पर ढोते थे या जानवरों की पीठ पर ढो करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाते जाते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो आपका सेकंड चैप्टर है उसका, थोड़ा सा बच गया था उसका। अच्छा, एक चीज और है, देखो मेहरगढ़ के बारे में, कि मेहरगढ़ जो है वहां बस्ती आरंभ हुई थी आज से 8000 साल पहले। ठीक है ना, मेहरगढ़ में 8000 साल पहले बस्ती बसना शुरू हुआ था और वहां के स्त्री और पुरुषों ने मिल करके सबसे पहले जो गेहूं और जौ उगाना शुरू किया और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया। ठीक है, तो 8000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का बसना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो सेकंड चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, वो हमारा अब खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर पे चलते हैं जो कि आई थिंक आपका है आरंभिक नगर। ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हड़प्पा के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग आपका जो चैप्टर 3 है हिस्ट्री का वो शुरू करते हैं। ठीक है, और हमारा चैप्टर क्या है? आरंभिक नगर। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है? आरंभिक नगर। ठीक है, इन द अर्लीस्ट सिटीज। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी, ठीक है, हड़प्पा की खोज कैसे हुई, हड़प्पा के बारे में हमें किस प्रकार जानकारी मिली, उसको हम सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा की कहानी को देखिए कि 150 साल पहले, 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। 150 साल पहले क्या हुआ कि पंजाब में जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन के लिए जब खुदाई शुरू हो गई तो वहां पर बहुत सारे जो है पुरानी ईंटें और खंडहर ये सब लोगों को प्राप्त हुए, ठीक है। तो इंजीनियरों को हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। जो उस समय जो हड़प्पा पुरा स्थल प्राप्त हुआ वो कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इन लोगों ने देखा कि भाई ये तो खंडहर है और यहाँ बहुत सारी ईंटें हैं, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो, इन लोग अब जानकारी तो थी नहीं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए, खोजना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां से काफी जो इमारतें थी, उनके जो ईंटें थे, उनको इन्होंने निकाल लिया, रेलवे लाइन बिछाने में इनका इस्तेमाल कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हड़प्पा जो है प्रकाश में आया, हड़प्पा के बारे में लोगों को जानकारी मिली, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा नगर हाँ देखिए, हड़प्पा नगर की ही सबसे पहले खोज हुई थी, ठीक है ना। सबसे पहले हड़प्पा नगर की ही खोज हुई थी। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है। इसलिए आगे जाकर के जब आप समझोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये सब क्यों कहा जाता है, तो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा जो है इसी की सबसे पहले खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता को, इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और सिंधु जो घाटी है, सिंधु नदी के आसपास के एरिया में ये जो जितने भी पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, तो ये सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो हड़प्पा है ये नगर 2 हिस्सों में विभाजित था, ठीक है ना। हड़प्पा जो है ये 2 हिस्सों में विभाजित था। ये जो नगर था, जो सिटी थी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक जो था वो था इसका पश्चिमी भाग, जो कि छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो था वो था आपका पूर्वी भाग, ठीक है ना, जो कि बड़ा था लेकिन नीचे बना हुआ था, ठीक है। तो इसे समझिए, आपको मैं समझाती हूँ। देखिए मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ देख लीजिए, ठीक है। देखिए किस तरीके से बना हुआ था, ये समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कुछ, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये आपका वेस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है ना। जो पश्चिमी भाग है वो छोटा था, ठीक है। यहाँ का जो नगर था, यहाँ जो नगर जो था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था ना, तो यहाँ जो घर बने हुए थे ये छोटे एरिया में थे, लेकिन ये ऊंचाई पर है। जो ईस्टर्न पार्ट में था वहां जो थे वो बड़े भाग में बसे हुए थे, लेकिन नीचे बसे हुए थे, ठीक है ना। तो ये ऊंचाई पर था और ये नीचे था। तो इससे ये माना गया कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते होंगे, जो शासक वर्ग होते होंगे, जो भी महत्व व्यापारी वगैरह होते होंगे, वो सब कहाँ रहते होंगे, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। और बाकी जो मजदूर टाइप के जो लोग होते होंगे वो लोग कहाँ रहते होंगे, ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए कि मोहनजोदाड़ो से एक स्नानागार मिला है, ठीक है, ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, स्नानागार मिला है, जिसे कि आप लोग इंग्लिश में ग्रेट बाथ कहते हैं, ठीक है ना। मिला है जिसमें कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। जो ग्रेट बाथ मिला है तो उसके जो सतह है वहां से पानी का रिसाव रोकने के लिए ईंट का और फिर प्लास्टर का पूरा बिछाया गया था, ठीक है। देखिए कितनी बखूबी से बनाया गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया गया था कि प्लास्टर के ऊपर भी चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। पहले ईंट बिछाया गया, फिर उस पर प्लास्टर बिछाया गया और उसके बाद भी चारकोल की एक परत बिछाई गई ताकि पानी का रिसाव ना हो सके, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है। सीटेड वाले बच्चे स्पेशली इसको ध्यान दीजिएगा,
ठीक है ना। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये लोग जो थे वो यज्ञ भी किया करते होंगे। ठीक है ना, ये लोग यज्ञ करते थे। ठीक है, कालीबंगा में है ना एक साथ 7 अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, 7। ठीक है, कालीबंगा में एक साथ 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यानी कि बड़े बड़े भंडार गृह मतलब कि बड़े बड़े स्टोर रूम मिले हैं, जिसमें कि लोग जो थे हड़प्पा वासी और मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे वो क्या करते थे, अनाज वगैरह रखा करते थे। ठीक है, अब देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि और आगे इसकी कहानी क्या है। ठीक है, चलिए, सीटेट वाले बच्चे और जो केवीएस वाले बच्चे हैं, ईएमआरएस वाले बच्चे हैं, मतलब कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप लोग केयरफुली इसे सुनिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, पुरातत्वविदों को जो भी चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर जो है वो किस किस चीजों से बनी हुई है, पत्थर से, शंख से, तांबे से, कांसे से, सोने से, चांदी से, इन सभी धातुओं से बनाई गई है। ठीक है, वहां के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। ठीक है, यहाँ जो हड़प्पा वासी थे वो लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। ठीक है, सेल खड़ी पत्थर का ये लोग प्रयोग करते थे प्रमुख रूप से। ठीक है, आगे देखिए, फेंस। फेंस क्या है, एक बहुत ही कीमती पदार्थ था। ठीक है, फेंस जो होता था वो कीमती पदार्थ होता था, क्योंकि इसको बनाने में मतलब इसको बनाना आसान नहीं था। ठीक है ना, तो देखिए ये कैसे होता था, कैसे बनता था। फेंस जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों को के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, फेंस कैसे बनाया जाता था, बालू को या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में पहले मिलाया जाता था और फिर उनसे जो है वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, और ये बहुत ही ऐसे चिपचिपा टाइप का होता था। ठीक है ना, बहुत सॉफ्ट होता था, तो बहुत डेलिकेट, इससे बनाना भी इतना आसान नहीं होता था, इसलिए इससे बनाई गई जो भी वस्तुएं हैं वो महंगी मिलती होंगी। तो इससे ये पता चलता है कि इसका जो उपयोग है वो सभी लोग नहीं किया करते होंगे, है ना। आगे देखिए, फिर इस पे क्या होता था, नीले या हल्के समुद्री रंग का इस पर परत चढ़ाया जाता था। ठीक है, और इसके बाद जो फेंस है इससे मनके बनाए जाते थे, चूड़ियां बनाई जाती थी, कान के बाले बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। ठीक है, जो फ्लावर पॉट वगैरह होता है ना, इस टाइप का वास वगैरह, ये सभी चीजें बनाई जाती थी। क्लियर, चलिए अब देखिए, हड़प्पा के जो लोग हैं वो तांबे का आयात कहाँ से करते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। ठीक है ना, राजस्थान और ओमान से किया करते थे। ठीक है, तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी देश ओमान से करते थे। ठीक है, अब बात आती है कांसे की। तो देखिए, कांसा जो है वो 2 धातु के मिलने से बनता है, जिसमें कि एक है तांबा और दूसरा है टीन। तो तांबा तो हमें पता चल गया कि तांबे का जो आयात है ये लोग कहाँ से करते थे, तो राजस्थान से करते थे। और कहाँ से करते थे, पश्चिमी देश जो है आपका ओमान, वहां से किया करते थे। ठीक है ना, लेकिन भाई टीन कहाँ से मंगाते थे, तो टीन का जो आयात है वो ईरान और पाकिस्तान से करते थे। ठीक है, टीन का आयात कहाँ से करते थे, ईरान से और पाकिस्तान से। ठीक है, और टीन और तांबे को मिला करके एक नया धातु इन लोगों ने आविष्कार किया, कांसे का। ठीक है, चलिए अब देखिए, सोने का आयात ये लोग कहाँ से करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया करते थे, और जो कीमती पत्थर हैं, जो बहुमूल्य पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, उनका आयात ये लोग गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। ठीक है,
जो कीमती पत्थर होते हैं, क्योंकि ये लोग मनके वगैरह बनाते थे, बहुत सारे बीड्स जो है वो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं उनको प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ज्वेलरी सभी पहनते थे। ऐसा माना जाता है कि ज्वेलरी जो है वो लेडीज भी पहनती थी और जेंट्स भी पहनते थे, ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ज्वेलरी पहनते थे। मन के जो बीड्स होते हैं उनकी ज्वेलरी ये लोग बनाते थे और पहना करते थे। तो जो बहुमूल्य पत्थर है, जो कीमती पत्थर है, ये कहाँ से आता था? ये गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से, इन जगहों से इसका आयात ये लोग किया करते थे, ठीक है। और सोने का आयात कहाँ से करते थे? कर्नाटक से किया करते थे, आधुनिक कर्नाटक। क्लियर? तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया कि कौन सी चीजें कहाँ से आयात की जाती थी। तो इससे क्या हमें पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो थे वो व्यापार भी किया करते थे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हड़प्पा के जो लोग थे ना, वो गेहूं, दाल, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों आदि जो है उगाते थे, ठीक है। इन सब की फसल उगाया करते थे, ठीक है। हड़प्पा के जो लोग थे वो गेहूं, दाल, जौ, मटर, तिल, सरसों, धान, इन सभी की खेती किया करते थे, ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। अब ये लोग जमीन को जुताई करने के लिए, बीज डालने से पहले जुताई करनी पड़ती है ना खेत की, तो उसके लिए इन लोगों ने हल का प्रयोग शुरू कर दिया था, जो कि एक नई बात थी, ठीक है। अब देखिए, सभ्यता का अंत, ठीक है। यहाँ अब हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। तो सभ्यता का अंत जो है वो लगभग 3900 ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है ना। इसके अंत के कारण का कुछ भी पता नहीं है, एग्जैक्ट कुछ भी रीजन पता नहीं है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका अंत किस वजह से हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि सूखा पड़ गया, कुछ लोग कहते हैं, जो इतिहासकार है, ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि सूखा पड़ गया होगा, कुछ कहते हैं कि आग लग गई होगी, ठीक है, और कुछ बताते हैं कि बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, और कुछ कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। हालांकि इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो है, आपका जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, इन द अर्लीस्ट सिटीज, ये आपका अब खत्म होता है। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, है ना। और आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। बच्चों प्लीज आप लोग मुझे कमेंट भी जरूर करिए, जरूर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। चलिए, तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। अब आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।